हमने लोकोमोशन ये लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर था वहां से स्टार्ट किया था ना, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। तो व्हाट इज स्पीसीज, स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज से आप क्या समझते हो? एक हमने स्पीसीज पढ़ा था, हमने जीनस पढ़ा था। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस हमने कवर की थी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली। मैम यस यस। मैम स्पीशीज को वर्गीकरण की मूल इकाई माना जाता है हम्म। और परिस्थितियों में प्रजनन करके उपजाऊ ठीक है। यस यस, नेक्स्ट बताइए आगे। देन जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस थे, पहला जो क्वेश्चन था होमवर्क वाला, वो क्या क्वेश्चन था? जो होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था आपका? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? मैम मैम फर्स्ट क्वेश्चन था कि नहीं, आपका हु गिव इंग्लिश, द आपका हिंदी मैम मीडियम है ना, हिंदी मीडियम को मतलब हम थोड़ा रिलेट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के साथ। वैसे आपके पास बुक अभी कौन सी बुक है? ऐसी वाली बुक है, इंग्लिश वाली बुक है आपके पास अभी? यस मैम इंग्लिश वाली है ना? तो आप कैसे पढ़ते हो, मतलब हिंदी मीडियम में पढ़ते हो उसको या इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम मैम। ठीक है ठीक है। फिर बीच में मैम आपके पहला पहला क्वेश्चन था कि हु गिव द 5 रिंगडोम सिस्टम ऑफ किसने दिया था? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये पहला क्वेश्चन था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था ना, हु गेव द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? Who gave the 5 kingdom system of classification? ये हमने पढ़ा था ना, याद आ रहा है? माइक ऑन रखो अपना ना, थोड़ा हम डिस्कस कर सकेंगे फिर। मैम यस वो प्रथमेश। आर एच विटाकर proposed the 5 kingdom classification in 1969 में। ठीक है, गुड, बिल्कुल सही। तो ऐसे आपको थोड़ी कोशिश करनी है आंसर्स देने की, तब आप कर पाओगे अच्छे से। अच्छा, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? मैम कैरलस लाइनस proposed the binomial system of nome ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ nomenclature nomenclature। ठीक है, गुड। तो ऐसे जब भी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करनी है। इससे आपको चीजें याद भी होंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बिल्डअप होगा। ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जो स्क्रीन यस शेयर मैम। किया है ये ठीक है? ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझते चलना है। तो देखो, इसमें लास्ट क्लास में हम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बार हम आगे चलते हैं। याद रखना, इसमें हमने जैसे किंगडम मोनेरा के जनरल फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसमें हम जो है आज की क्लास में जो पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे कि मोनेरा किंगडम के अंडर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो पहला जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ना, वो है आपका आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में जो है वो आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, तो दीज आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। देखिए, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मैं इनको आर्की बैक्टीरिया क्यों बोल रही हूँ, ऐसा इनमें क्या अलग है अदर बैक्टीरिया से। ठीक है, तो दे आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। अदर बैक्टीरिया से ये अलग कैसे हैं? बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट सेलुलर फीचर्स। इनके जो सेलुलर फीचर्स हैं उसके आधार पे ना ये अलग हैं जो आपके पास अदर जो बैक्टीरिया है उनसे। देखते हैं किस तरह से। सो दीज बैक्टीरिया आर मोस्टली फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, इसीलिए हम इनको एक्सट्रेमोफाइल्स बोलते हैं। मतलब ना कुछ ऐसी ऐसी जगह जहां पे अदर जो ऑर्गेनिजम्स मतलब अदर बैक्टीरिया नहीं रह सकते या अदर ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसे एनवायरमेंट्स में, ऐसे यस वातावरण मैम। में, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में ये रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, जैसे कोई गर्म पानी के झरने हैं, देखिए हॉट स्प्रिंग्स हैं। ठीक है, या कोई बहुत ज्यादा सॉल्टी लेक्स हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह में ये रह सकते हैं। तो ये इनके बारे में एक स्पेशल बात आ जाती है कि सॉल्टी लेक्स में और हॉट स्प्रिंग्स, जो आपके गर्म पानी के झरने हैं, वहां पे ये रह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई यहां तक? ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ? ये मैं बता रही हूँ आपको यस मैम। आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो अब आगे देखो, यस ये मैम। टर्म आपको देखो ध्यान में रखनी है, हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स, ये दो चीजें। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ हेलो वर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे जो हेलो वर्ड है उसका मतलब होता है, देखो सबसे पहले ना, फाइल का मतलब होता है लविंग। ठीक है, हेलो का मतलब हुआ यहाँ पे मतलब सेलाइन कंडीशन, सेलाइन मतलब या सॉल्टी कंडीशंस। ठीक है, तो बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो काफी ज्यादा मतलब लाइक सेलाइनिटीज को, सेलाइन कंडीशंस को भी जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, वहां पे भी सरवाइव कर पाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया को मैं क्या नाम दे देती हूँ? हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स में किन बैक्टीरिया को बोलती हूँ? जो एक्सट्रीम सेलाइन मतलब लाइक सॉल्टी कंडीशंस में, है ना, ऐसी कंडीशंस में भी मतलब रह सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स बोलते हैं। सो बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हाई सेलाइनिटीज आर कॉल्ड हेलोफाइल्स। ठीक है, याद रखना, थर्मो वर्ड का मतलब किससे रिलेटेड होता है? हमारा टेम्परेचर से। फाइल का मतलब होता है लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह सकते हैं उनको थर्मोफाइल्स कहा जाता है ना। एक वेरी कॉमन एग्जांपल इज ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया फाउंड इन, अब इसमें एक कॉमन एग्जांपल आता है आपका, वो क्या आता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। देखो, रूमिनेंट एनिमल्स मतलब जो लाइक जुगाली करने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि आपको पता है काऊ है आपका, है ना। तो क्या होता है कि इनके गट में, इनके जैसे आपके बुफेलोज हैं, काउस हैं, इनके गट में जो है कुछ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो बैक्टीरिया है ना, ये हेल्प करते हैं आपका कौन सी गैस की प्रोडक्शन में? नाम से ही पता लग रहा है, मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस इन बायोगैस प्लांट्स। अच्छा, ये इसके बारे में स्पेशल है। जैसे गोबर गैस जो है वो तैयार की जाती है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसे इनके जो डंग है, इसीलिए जो काउ डंग है उसका यूज करके जैसे गोबर गैस भी तैयार की जाती है।
तो जो सेल वॉल है दैट इज विदाउट पैप्टिडोग्लाइकन। आर्की बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है इनके केस में जो सेल वॉल है वो पैप्टिडोग्लाइकन को कंटेन नहीं करती है, जबकि नॉर्मली हमने देखा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल एक कंपाउंड जिसका नाम है पैप्टिडोग्लाइकन उसकी बनी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, जैसे बैक्टीरिया में हम बोलते हैं ना कि रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होती है, वैसे ही आपके आर्की बैक्टीरिया के केस में भी रिप्रोडक्शन का तरीका माध्यम क्या है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, जैसे मान लो एक पेरेंट है ना, तो उसकी जो बॉडी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, यानी कि उसकी बॉडी, उसका शरीर जो है दो हाफ्स में डिवाइड हो गया, उसको मैं क्या बोलती हूँ, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, है ना। मतलब सीधी सी बात है कि जो पेरेंट है उसका जो शरीर है वो दो भागों में डिवाइड हो गया और हर हाफ ने आगे जाके एक नया जो ऑर्गेनिज्म है वो तैयार किया, तो बाइनरी फिजन। यहां तक आपको क्लियर है? बताइए एक बार प्रथमेश। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बातें क्लियर हुई आर्की बैक्टीरिया के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है, दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। इनको ना सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अभी हमने आर्की बैक्टीरिया के केस में क्या पढ़ा कि इनकी जो सेल वॉल है वो पैप्टिडोग्लाइकन को कंटेन नहीं करती है, जबकि यू बैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल है वो पैप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। एक बात हमें ये क्लियर हुई। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है, ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, मतलब खाना ये खुद से प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ये दूसरे के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं अपने खाने के लिए, है ना। तो यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये हिट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, द ऑटोट्रॉफ्स कैन बी फोटोसिंथेटिक। अब अगर मैं ऑटोट्रॉफ्स की बात करूं तो ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब अब खाना तो बना रहे हैं खुद से, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाएं। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरोबियम नाम का, है ना, क्लोरोबियम नाम का ये बैक्टीरिया है, इसको बोला जाता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। जो क्लोरोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये अपना खाना बनाता तो खुद से है, और अगेन खाना खुद से बनाता है, चलो बात ठीक है, लेकिन कौन से प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये खाना बनाता है सनलाइट की मदद से। ठीक है, तो ये है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कौन सा वाला, क्लोरोबियम। अच्छा, कुछ एक हमारे पास, हमने बोला ना कि ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, है ना। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, दैट इज क्रोमेटियम का। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है क्रोमेटियम का। क्रोमेटियम ये क्या है, ये है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि कुछ केमिकल्स की मदद से ये अपना खाना बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे। यहाँ पे कीमो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, केमिकल। कुछ केमिकल्स की मदद से ये अपना खाना बनाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम दे देते हैं कीमोसिंथेटिक। जैसे कि हमारा जो सल्फर बैक्टीरिया है, जो हमारा सल्फर बैक्टीरिया है ना, तो ये जो है वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक। जबकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या था, फोटोसिंथेटिक। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या था, फोटोसिंथेटिक। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, मेन बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम आगे चलते हैं, जरा यू बैक्टीरिया के बारे में कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मोस्टली याद रखना, ये हमारे जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलके जो है वो बने हुए होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसा कि बैक्टीरिया हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकार्योटिक होते हैं, है ना, वैसे ही यू बैक्टीरिया भी क्या है, प्रोकार्योटिक है ना। ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोकार्योटिक। अच्छा,
और इनके बारे में स्पेशल बात क्या है यू बैक्टीरिया के बारे में? अच्छा, स्पेशल बात ये है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कुछ पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन्स, जैसे कि जैंथोफिल्स, ठीक है। अच्छा, ये अंडरलाइन करना है, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, कुछ पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन्स, जैसे कि हमारा जैंथोफिल्स। सो दे आर द, अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट सहायता कर रहे हैं, है ना, वो कौन से हैं? उनको बोला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो वो इनके केस में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो उसमें जो है आते हैं हमारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और जैंथोफिल्स। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी हो गया हमारा, ठीक है, जैंथोफिल्स हो गया और हमारा क्या हो गया? कैरोटीन हो गया। ये सारे के सारे हमें क्या ध्यान में रखना है? ये सारे के सारे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी कि ऐसे पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद करेंगे, ठीक है। ये बातें आपको मेन जो है यहाँ पे फोकस करनी है। अच्छा, एक और बात इनके केस में स्पेशल क्या है कि हिट्रोसिस्ट का होना। हिट्रोसिस्ट क्या होते हैं? ये होते हैं आपके स्पेशल प्रकार के सेल्स, या मैं बोल सकती हूँ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ये, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सहायता करते हैं, ठीक है, जो कि किस चीज के लिए सहायता करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब एक एग्जांपल है, यहाँ पे नहीं दिया गया है पर इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लेना, दैट इज एनाबिना। एनाबिना। अच्छा, कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमारा एनाबिना का एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है वो हिट्रोसिस्ट जो है वो किसके केस में, मतलब कौन से बैक्टीरिया केस में पाए जाते हैं? तो क्या आंसर लगेगा? एनाबिना, ANABAENA, है ना। एनाबिना ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है बेसिकली, ये उसमें भी हम इसको बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया, है ना। ये क्या है? एक साइनो बैक्टीरिया है जिसके केस में जो है ये पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हिट्रोसिस्ट पाए जाते हैं, जो कि अगर आपसे मतलब क्वेश्चन पूछे कोई कि हिट्रोसिस्ट किस चीज के लिए सहायता करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? दे हेल्प इन द, स्पेशल प्रकार के सेल होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सहायता करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? जो हमारे हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, जो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ज्यादा मतलब एबंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर अगर हम देखें तो ज्यादातर आपके हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मोस्ट एबंडेंट होते हैं ये, ठीक है। फिर जिसमें से ज्यादातर जो है वो डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब क्या हुआ? जो कि आपके पास जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। जो आपके पास जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स को जो है वो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर या सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो डीकम्पोजर्स क्या हुए? मतलब बेसिकली इनके अंदर ना एक कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर देते हैं ना, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है ना उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में, या मैं बोल सकती हूँ कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ये ब्रेक कर पाते हैं, उसमें ये तोड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये देखो इनके बारे में स्पेशल बात होगी। फिर आप आगे चलिए, दे कैन बी एनाएरोब्स। ये आपके ना एनाएरोब्स भी हो सकते हैं, एनाएरोब्स भी हो सकते हैं ये आपके, ठीक है। एनाएरोब्स का मतलब क्या हुआ कि एनाएरोबिक का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकते हैं, है ना। एरोबिक का मतलब क्या हुआ कि जब इनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वो हुआ एरोबिक। वो क्या हुआ हमारा? एरोबिक हो गया जब ऑक्सीजन की जरूरत इनको पड़ेगी, है ना। मतलब ऑक्सीजन अगर है तभी ये जिंदा रह सकते हैं, ऐसे हुए एरोबिक। जबकि एन एरोबिक क्या हुए? जो ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? आपके एन एरोब्स होते हैं। हेल्पिंग इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, हेल्पिंग इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है जो कि हेल्प करता है। याद रखना ना, ये जो देखो यहाँ पे लिखा है ना लैक्टोबैसिलाई, ये जस्ट मतलब एक प्लूरल टर्म हो गया एक, है ना। मतलब बहुत सारे लैक्टोबैसिलस
की बात कर रही हूं मैं, तब मैं बोलूंगी लैक्टोबैसिलाई। वैसे सिंगुलर टर्म क्या आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस। तो आपके पास जो है कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए जो आपका सहायता करता है, जो बैक्टीरिया सहायता करता है, वो है हमारा क्या, लैक्टोबैसिलस, जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए सहायता करता है। ठीक है। जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए हेल्प करता है, जो हमारा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए हेल्प करता है, वो बैक्टीरिया है अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर जो कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलिए, जो आपका एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस, है ना। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए क्या एग्जांपल है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। तो ये आ गया आपका। ठीक है। अब देखो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जैसे दूध का जमना और दही बनना, कर्ड बनना, लैक्टोबैसिलस। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में अजोटोबैक्टर। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया का रोल। ध्यान रखना, ये हम जो पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत सारी चीजों में मदद भी कर सकते हैं, है ना, और साथ ही साथ ये पैथोजेंस भी हो सकते हैं। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है कि ये डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न करते, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, पैथोजेंस भी होते हैं, जैसे कि टाइफाइड नाम की जो डिजीज है वो आपकी जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। कॉलेरा नाम की डिजीज बैक्टीरिया कॉज करता है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज है। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहा जाता है, ये भी बैक्टीरिया कॉज करता है। टेटनस नाम की डिजीज ये भी आपका बैक्टीरिया कॉज करता है। तो आपने देखा कि एक तरफ जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उनका जो है वो क्या है, एक तरफ जो है उनका फायदा हमें हो रहा है, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। ठीक है। दूसरी तरफ वो जो है कुछ उनके ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं, मतलब वो डिजीज को भी कॉज करते हैं। ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ पे तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, 1 मिनट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप 1 मिनट माइक ऑन करना प्रथमेश अपना। जो अभी तक हमने पढ़ा ना, एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चीजों को। तो हमने जो है वो मोनेरा के फीचर्स पढ़े। ठीक है। मोनेरा के फीचर्स के यस बारे मैम। में हमने पढ़ा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तभी आपको चीजें जो है वो क्लियर होंगी। अच्छा, आपको माइंड में कुछ भी आ रहा हो जो हमने इसके बारे में पढ़ा, मतलब जो हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़े पॉइंट्स। आपका नाम क्या है, प्रथमेश? यस मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है प्रथमेश। तो आपको ना आर्की बैक्टीरिया के बारे में अभी पढ़ाया ना, तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपको कुछ भी जो है दिमाग में आ रहा हो, जो आपको अभी समझ में आया, कोई कुछ भी टॉपिक, आप मुझे ये बताना ना कि जो हमारा हमने पढ़े ना, हिट्रोसिस्ट पढ़े हमने, एक टर्म बताई मैंने आपको, हिट्रोसिस्ट। तो हिट्रोसिस्ट का जो रोल है वो किस चीज के लिए है, हिट्रोसिस्ट का रोल, वो याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जैसे रोल था उसका, ठीक है। यस मैम। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रोल था, आपको बताया है ना। आगे चलें, अभी तक मुझे ये बताओ कि जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया सारा? यस मैम। ठीक है, ग्रेट। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है हमने देखा कि जो हमारे पास हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये पैथोजेंस भी हो सकते हैं, डिजीज को भी कॉज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया का। एक साइनोबैक्टीरिया, याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया जो है ना उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी को ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक तो अभी जो आपको हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल एक हमने डिस्कस किया था ना, एनाबीना का एग्जाम्पल, दिस वन एनाबीना का एग्जाम्पल, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और आपका जो नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक भी जो है आपका क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक भी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। ये जो आपके सामने इमेज बताई गई है, ये जो आपके सामने पिक्चर दिखाई गई है, ये आपका जो है वो बता रहा है किसकी इमेज? साइनोबैक्टीरिया, उसमें भी जो है किसकी? नॉस्टॉक, ठीक है। नॉस्टॉक का इमेज यहाँ पे बताया गया है। और ये जो है, ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एनाबीना भी और नॉस्टॉक भी, दोनों हिट्रोसिस्ट को कंटेन करते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सहायता करते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सहायता करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अब आगे चलते हैं हम माइकोप्लाज्मा की तरफ, माइकोप्लाज्मा की तरफ। ये क्वेश्चंस ना आपको ट्राई करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं होमवर्क के लिए। सबसे पहला, सेलिएंट फीचर्स ऑफ मोनेरा, ये आपको लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन दिया था, है ना, सेलिएंट फीचर्स ऑफ मोनेरा। फिर आप देखो है ना, शेप ऑफ ए बैसिलस एंड कोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये आपके एनसीआर इसमें बुक में टेबल भी है। बैसिलस, है ना, बैसिलस क्या होता है? हमारा रॉड शेप्ड, हमने पढ़ा था रॉड शेप्ड, ठीक है। फिर आपका जो है, राइट इन नोट ऑन यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, इसमें आपको यही लिखना है। जैसे यूजफुल में आ जाएगा आपका, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए जैसे रोल है ये लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का, या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में जैसे रोल है अजोटोबैक्टीरिया, अजोटोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया का, अजोटोबैक्टर का, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया का रोल है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। अब चलिए आगे जरा माइकोप्लाज्मा की तरफ। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में स्पेशल बात क्या है? माइकोप्लाज्मा, दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ द लिविंग फॉर्म्स, जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनमें से सबसे छोटे जो होते हैं वो मेरे होते हैं माइकोप्लाज्मा। दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म्स। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या माइकोप्लाज्मा के केस में सेल वॉल होती है? तो आप बोलोगे नहीं, है ना, माइकोप्लाज्मा के केस में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये इसके बारे में स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या तैयार हुआ? सबसे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म्स, वो मेरे पास क्या होते हैं? वो मेरे होते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा बनता है, क्या इनके केस में सेल वॉल होती है? नो, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि डिजीज को कॉज करते हैं, है ना। दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो कॉमन एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो क्या करती है, बैक्टीरिया को मारती हैं, वैसे तो बैक्टीरिया को किल करती हैं, लेकिन ना इनके ऊपर ये देखा गया ना कि ये रेजिस्टेंट है, मतलब इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स का, है ना। ये उसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंट, यानी कि इनके ऊपर उन एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये हमने क्या पढ़ा, माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ध्यान रखना, डाइनोफ्लैजिलेट्स आपके पास क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी के अंदर रहते हैं, मोस्टली मराइन है, मतलब पानी के अंदर तो रहेंगे लेकिन मोस्टली मराइन, मतलब समुद्र के अंदर, वो भी, है ना। फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाएंगे। जो इनकी सेल वॉल है वो बनी होती है सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स के द्वारा। जो इनकी सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, है ना। उसमें भी कुछ लाइक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे, आप इतना बता देंगे कि इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। डिपोजेसिव पेयर, देखो आपको याद रखना है, डाइनो से याद रखना है आपको दो, क्या याद रखना है हमें, डाइनो से दो। तो कितने पेयर ऑफ फ्लैजिला हैं, कितने फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिला है, मतलब एक पेयर है, एक पेयर है। So they possess a pair of flagella. They have a wide range photosynthetic pigments which can be, इनके ये ना, ये जो है वो कंटेन करते हैं आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, जैसे कि आपके येलो कलर के येलो पिगमेंट्स हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लू एंड रेड, ठीक है। तो ये जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को भी कंटेन करते हैं। तो इनके बारे में स्पेशल बात ये आ जाती है, जैसे कि येलो पिगमेंट हो गए, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इन पिगमेंट्स को ये कंटेन करते हैं। फिर आता है आपका एक एग्जाम्पल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल है एक डाइनोफ्लैजिलेट का, और उसमें भी कौन सा डाइनोफ्लैजिलेट, गोनियोलेक्स नाम का, गोनियोलेक्स नाम का एक डाइनोफ्लैजिलेट है, गोनियोलेक्स नाम का डाइनोफ्लैजिलेट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फेमस रेड टाइड। रेड टाइड क्या हुआ हमारा, इसमें क्या होता है ना कि मान लो समुद्र में, सी में, ये आपका ये जो गोनियोलेक्स नाम का डाइनोफ्लैजिलेट है, ये समुद्र के अंदर ग्रो कर रहा है, और वहां पे जो समुद्र है यानी कि जो सी है, वो क्या हो रही है, वो रेड अपीयर हो रही है, रेड अपीयर, इट मेक्स इवन सी अपीयर रेड, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, रेड टाइड। फिर अब आप आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, यूग्लिनोइड्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो पढ़ा यहाँ पे, डाइनोफ्लैजिलेट्स हमने पढ़ा, लेकिन ये कौन से उसमें किंगडम में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, कौन से उसमें आता है, ये हमारा प्रोटिस्टा में। मोनेरा आपका कंप्लीट था, है ना, मोनेरा हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, माइकोप्लाज्मा तक। फिर आपका मोनेरा के बाद आप क्या पढ़ने वाले हो, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम ये सारे पढ़ेंगे आगे, जो भी आपको, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेड टाइड का बताया, ठीक है, ये बताया, डाइनोफ्लैजिलेट्स बताया, तो ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। प्रोटिस्टा में ध्यान रखना, यूनिसेलुलर पहली बात, और यूकार्योटिक। मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोकार्योटिक। मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिजम्स थे, हमारे प्रोकार्योटिक। जबकि किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूकार्योटिक। नंबर एक, यूनिसेलुलर है, मतलब कि सिंगल सेल्ड है। नंबर दो, यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स है, कैसे हैं, यूकार्योटिक है। अब आता है आपका, इसमें भी हम जो है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया
प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इन्हीं को ही हम क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। दे आर कॉमनली टर्म्ड फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना। ये समझ में आया आपको प्रथमेश? क्या बोलते हैं इनको? क्राइसोफाइट्स। यस मैम। क्राइसोफाइट्स, ठीक है। सो दे आर कॉमनली टर्म्ड फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं आप इनको? और फाइटोप्लैंक्टन्स। अच्छा, अब देखिए, दे आर माइक्रोस्कोपिक ना, ये बहुत छोटे होते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं? क्राइसोफाइट्स की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इनको जो है वो माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो। आप इनको किसके द्वारा देख सकते हो? माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो। तो इतने छोटे होते हैं ये, है ना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो है मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए? खुद से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। चलो, किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये कैसे होते हैं आपके? फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अच्छा, आगे आप देखोगे कि इनके बारे में एक स्पेशल बात, ये मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में। हम देखेंगे कैसे होते हैं, क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, अभी आगे आएगा ये। जैसे कि डाई एटम्स, डाई एटम्स इसी में आते हैं। डाई एटम्स कैसे ऑर्गेनिज्म है? ऐसे, सो दे हैव द बॉडी वॉल। डाई एटम्स की जो बॉडी वॉल है, ये क्राइसोफाइट्स हैं, क्राइसोफाइट्स में आते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल है ना, वो जो है वो बनी होती है मेड अप ऑफ टू सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स। इनकी जो सेल वॉल है, बॉडी की मतलब जो बॉडी की जो वॉल है, बॉडी की जो वॉल है ना, वो कुछ इस तरह से जैसे ना सोप बॉक्स होता है ना, उस तरह की कुछ देखने को लगती है। मतलब कंपेयर किया गया है ना। मतलब इनका, इनकी अगर आप बॉडी वॉल की बात करो, ठीक है, तो वो जो है, वो जो है वो किसकी तरह आप बोलते हो? मतलब सोप बॉक्स की तरह वो देखने को लगता है डाई एटम्स के केस में। अब एक टर्म यहाँ पे आती है, एक टर्म यहाँ पे आती है। अच्छा, मतलब कवरिंग जो है वो उस पे किस चीज की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सिलिका, सिलिका। बॉडी वॉल जो है वो जैसे कैसे लगेगी? सोप बॉक्स की तरह फिट होगी। और उसमें बाहर से कवरिंग जो है वो किस चीज की है? सिलिका की, सिलिका कवर्स। ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब आप आगे देखिए, एक टर्म आती है यहाँ पे, डाई एटोमिशियस अर्थ। ये डाई एटम से ही आपने एक टर्म निकाल ली, डाई एटोमिशियस अर्थ। ये आपके पास क्या है? दैट इज नथिंग बट दीज शेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मेनी इयर्स। देखो, मान लीजिए डाई एटम की डेथ हो गई। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे ना सिलिका का एक कवर है ना, ये जो है ना, जो इनकी जो सेल वॉल है, वो जो है वो एज इट इज जो है वो पड़ी रहेगी बहुत सारी सालों तक। और जो है, इसीलिए हम जो है वो क्या बोल रहे हैं उसको, वो क्या उसने क्या बना दिया? उसने बना दिया एक डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। तो डायटोमिशियस अर्थ इज ग्रैनुलर एंड hence finds use in polishing and filtration। उसके बाद जो है इसका जो यूज है वो होता है आपका पॉलिशिंग के लिए और फिल्ट्रेशन के लिए। मैं आपको एक ना एनसीईआरटी का जो रेफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जिसमें आपको ये वाला पैराग्राफ और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं एक बार यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। हम जो है इस टॉपिक के थोड़े नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे साथ के साथ। तो आप जो है अपना ये निकाल लीजिए, पेन नोटबुक भी ओपन कर लीजिए, है ना। यहाँ पे आपको, ताकि समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसी के लिए मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनवा देती हूँ इस टॉपिक के, क्राइसोफाइट से।
देखो यहाँ पे हमें जो है वो क्या करना है, हमें यहाँ से करना है, हमने क्या पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम एक चार्ट बना लेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। पहली बात जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे पास, तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास जो है वो आते हैं, 1 सेकेंड, किंगडम प्रोटिस्टा में जो है हमारे पास कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पहली बात तो इसमें हमारे पास आते हैं जो आपके सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड यानी कि जो आपके यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसमें आपके पास आ जाते हैं, सिंगल सेल्ड वाले जो होते हैं। अच्छा, और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी इसमें, दूसरी बात हमने इसमें पढ़ी, जैसे इसमें हमारे पास क्राइसोफाइट्स को हम इंक्लूड करते हैं, क्राइसोफाइट्स को, क्राइसोफाइट्स में हमने पढ़ा, जैसे हमारे पास क्या आते हैं क्राइसोफाइट्स में, हमारे डाई एटम्स, है ना, क्राइसोफाइट्स में हमारे जैसे डाई एटम्स आते हैं, तो जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर जो है हमने यहाँ पे उसके बाद क्या पढ़ा आपका, तो यहाँ से हम एक बार नोट्स बनाते हैं थोड़ा सा क्लियरली, ब्लैंक स्लाइड मैंने इसीलिए शेयर किए यहाँ पे। अच्छा, हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास आते हैं यूकारियोट्स, यूकारियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूकारियोटिक और दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ही हमारे पास आगे फर्दर जो है वो डिविजन है, जैसे कि नंबर 1 क्या है इसमें डिवीजन, क्राइसोफाइट्स, नंबर 1 इसमें जो डिवीजन है वो है हमारे पास क्राइसोफाइट्स, है ना, इसी में ही ये डिवीजन है हमारा, क्या है, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में वाला जो ग्रुप है इसमें क्या लिखेंगे आप, दिस ग्रुप इंक्लूड्स, क्राइसोफाइट्स वाला जो ग्रुप है इसमें क्या आता है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स, ठीक है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स, इसी में ही आते हैं हमारे पास ये डायटम्स, डायटम्स इसी में ही आते हैं आपके, है ना, नंबर 1 इसमें आता है डायटम्स, दूसरा इसमें जो है हमारे पास क्या आते हैं, हमारे गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी, डायटम्स, और दूसरे इसमें क्या आते हैं, गोल्डन एल्गी, ठीक है, डायटम्स और दूसरे क्या होते हैं, गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं इनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि ये जो है, एक तो आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, दूसरा ये आपके मराइन एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं, एक तो नंबर 1 फ्रेश वाटर में और दूसरा जो है ये समुद्र में, है ना, मराइन एनवायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं। तो ये एक इनके बारे में स्पेशल बात आ जाती है कि एक तो ये आपके जो है कहाँ पे पाए जाते हैं ये, एक तो मराइन एनवायरमेंट्स में, दूसरे ये फ्रेश वाटर में। तो इतनी बात हमें अभी तक क्लियर हुई। उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा था आगे, उसके बाद हमने आगे पढ़ा था कि ये ज्यादातर क्या होते हैं आपके, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ज्यादातर क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, सो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, तो ज्यादातर जो है इसमें से क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर डायटम्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, डायटम्स के बारे में, तो डायटम्स के बारे में थोड़ा सिंपल वर्ड्स में मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखी हूँ, जो आपको नोट डाउन करना है और समझने के लिए आपको इजी हो जाएगा, है ना, कि जो पैराग्राफ जो है लिखा था उसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में।
तो इसमें क्या आ जाएगा, इन डायटम्स, डायटम्स के बारे में स्पेशल बात क्या है कि सेल वॉल्स फॉर्म, जो इनकी जो सेल वॉल्स है ना, जिसको हमने बॉडी वॉल बोला था, सेल वॉल, वो जो है वो क्या बनाती हैं, वो जो सेल वॉल्स है उनके बारे में स्पेशल क्या है कि वो बनाती हैं फॉर्म टू थिन, दो पतले पतले ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैप होने वाले शेल्स को बनाती हैं, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं, है ना। और ये जो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं ये फिट होते हैं आपस में, विच फिट टुगेदर, आपस में ये फिट होते हैं एज इन ए सोप बॉक्स, एज इन ए सोप बॉक्स, है ना, जैसे कि सोप बॉक्स में होता है, जो आपकी बुक में लिखा था ना, एज इन ए सोप बॉक्स, उसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या बात इंपॉर्टेंट आ जाती है ना, क्या पढ़ा हमने, देखिए इन डायटम्स के बारे में क्या पढ़ा, द सेल वॉल्स, इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, दो थिन, मतलब ना जो यहाँ पे जो शेल बनेंगे वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, और उनकी फिटिंग कैसी, एज इन ए सोप बॉक्स, विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। फिर हम आगे देखते हैं जरा, फिर आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ा ना, फिर क्या क्या होता है इसकी वजह से, मतलब डायटम्स की ही बात कर रही हूं मैं, जो हमने सिलिका वाली बात की, ठीक है। द वॉल्स आर, जो इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, डायटम्स की जो सेल वॉल्स होती हैं, द सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सिलिका, है ना। इसी की वजह से क्या होता है, ये जो वॉल्स होती है ना ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको बताया था ना डायटोमिशियस अर्थ, वो क्या हुआ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इजी वे में, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसी की वजह से डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड large amount of cell wall deposits in their habitat। habitat क्या हुआ, मतलब प्लेस जहां पे ये रहेंगे, है ना। हैबिटेट क्या हुआ, इनके रहने का स्थान, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो सिलिका से बनी हुई है, ठीक है। तो इसी की वजह से ना ये अपना मतलब रहने के स्थान में ना सेल वॉल डिपॉजिट्स को छोड़ जाते हैं। और जब आप देखिए कि जब मिलियन ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही इनके जो सेल वॉल के डिपॉजिट हैं वो वहां पे पड़े रहेंगे मिलियन ऑफ ईयर तक, तो उसी को ही हम बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। फिर वो जो स्वाइल है, वो जो स्वाइल है ना, उस स्वाइल का जो है यूज होता है वो पॉलिशिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, इसके अलावा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। इसी वजह से डायटम्स को जो हमने पढ़ा था ना चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, वो इसी वजह से कहा जाता है, इसी वजह से डायटम्स को क्या कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मेन फोकस करनी है जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। यस, माइक ऑन करिए और बताइए आपको समझ आ गया यहाँ तक। जो आपके इसमें दे रखा था ना, यस मैम। देखो यस। जो बुक दे रखा था ना इसमें, वो थोड़ा सा समझने के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने अलग से आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया कि क्या मतलब हुआ ना, कि इनकी जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ठीक है। सेल वॉल इनकी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, और जो सेल वॉल डिपॉजिट्स हैं वो पड़े रहेंगे मिलियन ऑफ ईयर तक, उसी को बोला डायटोमिशियस अर्थ।
ये वाला पैराग्राफ क्लियर हो गया ना, डायटोमिशियस अर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं हम। डाइनोफ्लैजिलेट्स बता दिया है ना आपको, डाइनोफ्लैजिलेट्स। रेड टाइड भी मैंने आपको बता दिया है, गोनियोलेक्स, ये आपको क्लियर हो गया सारा। चलिए आगे चलते हैं। यूग्लिनोइड्स भी इसी में ही आते हैं। किस में आते हैं यूग्लिनोइड्स आपके? यूग्लिनोइड्स आते हैं आपके इसी में ही, प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो इनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि इनमें ना सेल वॉल नहीं होती है, याद रखना। लेकिन लेकिन सेल वॉल की जगह में, सेल वॉल के प्लेस पे प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। प्रोटीन रिच लेयर, क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन रिच लेयर। और उस प्रोटीन रिच लेयर का नाम क्या क्या बोलते हैं हम? पेलिकल। ये आपको याद रखना है, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेलिकल। तो यहाँ पे सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीनिशियस या प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है ना, और वही इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल या लचीला बनाती है। ठीक है, तो ये बात, पहली बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद इनमें फ्लैजिला अगर पूछे, कितने फ्लैजिला होते हैं? दो होते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं इनके केस में? यूग्लिना में दो होते हैं। एक छोटा होता है, शॉर्ट होता है, एक लंबा होता है, एक लॉन्ग होता है। अच्छा, अगर तो सनलाइट नहीं है, अगर तो सनलाइट नहीं है तो ये हिट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सो दे बिहेव एज हिट्रोट्रॉफ्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, बट पोजेस पिगमेंट सिमिलर टू, लेकिन अगर सनलाइट है तो ये ना उस टाइम ये फोटोसिंथेसिस को शो कर पाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर इनको नहीं मिली, मतलब सनलाइट है ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट है, तो उस वक्त तो ये हेट्रोट्रॉप बन जाते हैं। लेकिन अगर सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो यूग्लिनोइड के बारे में बातें क्लियर हुई। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ होमवर्क क्वेश्चंस, जो आप अपनी नोटबुक निकालिए और वहां पे लिखिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और मुझे बताने हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपको होमवर्क क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको बताना है डिफाइन हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स क्या होते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बताने हैं राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो आज की क्लास में हमने पढ़ा, उसके आप क्या करेंगे, कोई से 2 फीचर्स बताएंगे। वो 2 फीचर्स आपको लिखने हैं, कोई से भी। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको लिखने हैं यूजेस ऑफ हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो आपको पढ़ाया ना, कर्ड बनाने के लिए। ठीक है, कर्ड बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ये यूजेस ये करने हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है कुछ डिजीज के नाम। राइट द नेम्स ऑफ some disease
caused by हेलो heterotrophic bacteria, caused by heterotrophic. हाँ तर त्या आमच्या मोबाईलवर करता का हो सर. uses of heterotrophic bacteria, ये वाला क्वेश्चन. यस प्रथमेश, ये 4 क्वेश्चंस आपको समझ में क्लियर हुआ? होमवर्क Yes, क्वेश्चंस क्या क्या Yes, ma'am. क्वेश्चंस हैं? पहला है डिफाइन हेलोफाइल्स. ठीक है, Yes, ये ma'am. इसका आंसर करना है, बुक्स में देखना है, आज हमने पढ़ा है. ठीक है, फिर ये करना है, 2 फीचर्स लिखने हैं आर्की बैक्टीरिया के. देन हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के यूज आप करेंगे. देन आप जो है वो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो कुछ डिजीज के नाम लिखेंगे जो कि हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कॉज करता है. Yes, ठीक है, ma'am. समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो जो भी हम पढ़ते हैं ना किसी भी क्लास में, वो ना आपको रिवाइज करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था ना, तब आपको इजी रहेगा. अभी हम उतने ज्यादा टॉपिक्स जो है वो अभी तक हमने कवर नहीं किए, पर मतलब थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्लो करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कंसेप्ट और आप रिवाइज भी कर पाए. ठीक है, तो ये आपको एक बार पढ़ के लाना है और होमवर्क कंप्लीट करना है. Yes, ma'am. ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर. ओके, बाय बाय. Bye, ma'am.